हेलो बच्चों, आज हम आपको करवाने वाले हैं 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर जिसका नाम है सर्किल, जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर वर्त। और हम सर्किल के बारे में इतना बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि इसमें बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का, 3 या 4 नंबर की प्रश्नावली आती है बोर्ड के अंदर। तो देखिए किस तरह से आता है और क्या इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना है वर्त, तो आपको पहले वर्त बनाना, वर्त के बारे में बताना चाहिए। वर्त क्या होता है? कोई एक निश्चित बिंदु, कोई एक निश्चित बिंदु के द्वारा निश्चित चारों तरफ निश्चित दूरी द्वारा खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। ये जो है ये क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। इसे वो क्या बोलेंगे हम? वर्त। तो देखिए कोई एक प्रकार की सहायता से एक निश्चित अंतराल में खींचा गई रेखा क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। तो देखिए अपन ने क्या बनाया, एक वर्त है और एक सेंटर जो होता है इसका, इसे बोलते हैं केंद्र बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु, और इसे शॉर्टकट भाषा में वर्त का केंद्र कहेंगे। और इसकी बेसिक जानकारी, जो प्रकार की जितनी दूरी होती है उसे बोलते हैं हम त्रिज्याएं। इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। तो ये वर्त की क्या मानी जाती है? त्रिज्या। ये वर्त की होती है त्रिज्या, इसे वर्त की त्रिज्या बोला जाता है। और अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को अगर आप मिलाते हो, एक कॉर्नर से अगर आप दूसरे कॉर्नर को मिलाते हो तो इसे बोला जाता है जीवा। इसे क्या बोलते हैं? जीवा बोला जाता है। अब आपसे ये पूछ ले व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर गुजरे, जो केंद्र से होकर गुजरता हो उसे कहते हैं वर्त का व्यास। तो ये क्या होता है? वर्त का व्यास। इसे वर्त का व्यास बोलेंगे। ये जो डबल लाइन के अंदर आपको अंडरलाइन करके बताया वो वर्त का होता है, हमेशा व्यास बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वर्त का व्यास। अब ये चीज तो थी बेसिक। अब इस चैप्टर के अंदर क्या आता है वो देखिए। ये आपको बताना से पहले एक बात और बता देता हूं। व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, 1 नंबर का बेस्ट क्वेश्चन ये है कि वर्त की सबसे सबसे वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? आपसे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, पूछा जाता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वर्त का व्यास। वर्त का व्यास। वर्त के व्यास से कोई बड़ी जीवा नहीं होती है। कोई से भी डायग्राम में आपसे पूछ लिया जाए तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। मतलब सबसे बड़ी जीवा जो होती है वर्त का व्यास होती है। अब आपको इस चैप्टर के अंदर आपको हम बताएंगे सप्रस रेखाएं, छेदक रेखाएं और अन्य रेखाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो एक बेसिक नॉलेज था, वो आपको मैंने दे दिया है। तो देखिए आपको इस प्रश्नावली में क्या सीखना है और क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं सब कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको इसमें देखने को नाम मिलता है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद एक नाम तो ये देखने को मिलेगा आपको। एक नाम इस प्रश्नावली में देखने को मिलता है सप्रस रेखाएं। सप्रस रेखाएं एक से बोला, इसमें एक नाम और मिलता है आपको देखने को, सप्रस बिंदु। सब बड़ी अच्छी तरह से बताऊंगा। एक होता है सप्रस बिंदु, एक और इसमें पूछा जाता है छेदक रेखा। एक इसमें पूछा जाता है छेदक रेखा। और एक इसमें पूछा जाता है प्रमेय के बारे में, वो भी बताएंगे। वर्त का चाप किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिच्छेद क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, सप्रस बिंदु क्या होता है, सप्रस या छेदक रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले आपको वर्त बनाना आना चाहिए। तो वर्त बनाते हैं। ये कब क्या बनाया अपन ने? एक वर्त बनाया है। तो इस वर्त में देखिए सबसे पहले ये बिंदु आपको मैंने थोड़ी सी देर पहले बताया कि केंद्र होता है वर्त का। उसके बाद में सबसे पहले आता है प्रतिच्छेद। सबसे पहले अपन बात करें प्रतिच्छेद की। तो प्रतिच्छेद देखिए किसे कहेंगे? प्रतिच्छेद किसे कहेंगे? कोई मतलब रेखा, अगर कोई रेखा यहाँ से केंद्र से होकर निकलती है तो प्रतिच्छेद करके बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। काटने को प्रतिच्छेद बोलते हैं। क्या करते हैं? जो रेखा काट कर निकलती है उसे प्रतिच्छेद बोलते हैं। काटने को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद। समझ में आया? काटने को प्रतिच्छेद बोला जाता है। इसके बाद में आपका सप्रस रेखाएं। सप्रस रेखाएं देखिए
वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु से, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो देखिए मैं इस वृत्त की एक परिधि एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये जैसे ये मैंने एक रेखा खींच दी है। देखिए ये वृत्त के कोई एक ही कॉर्नर को स्पर्श कर रहा है, एक ही स्पर्श कर रहा है ना। ये दोनों चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा एक ही, इस एक ही डायग्राम से देखिए, ये तो हो गई आपकी स्पर्श रेखा, ये जो है ये आपकी है स्पर्श रेखा, यानी कोई से एक बिंदु से होकर गुजरने वाली, परिधि के साथ गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये तो हो गई आपकी स्पर्श रेखा। और जो ये स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पे मतलब वृत्त को छेद मतलब गुजरेगी ना काट कर, तो वो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु। वो कौन सा बिंदु होता है? स्पर्श बिंदु, क्योंकि वो उसको स्पर्श का मतलब छूकर निकलती है, छूकर जो निकलती है, वृत्त के एक बिंदु को छूकर रेखा निकलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु से छूकर निकलती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब बात रहती है मोस्ट तरीके से अच्छी छेदक रेखा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये छेदक रेखा। देखिए छेदक का मतलब छेदक, छे का छेदक, छेद का आता है, छेद है ना, इसका क्या हटाने के बाद छेद बचता है ना, तो छेद मतलब दो जगह काट कर जो रेखा आर पार निकलती है उसे छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे यहाँ से काटती है, यहाँ पर काटती है, तो ये जो रेखा है वो छेदक रेखा है। यानी वृत्त के किसी दो बिंदुओं को काट कर जो रेखा निकलती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब इसको आप नोट कर सकते हो, ये छेदक रेखा है, दो बिंदुओं को निकलती है काट कर, ये छेदक रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। प्रतिच्छेद मैंने आपको बता ही दिया, कोई बिंदु का काट रहा है तो प्रतिच्छेद होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 10.1 प्रमेय क्या है? वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो आपको सबसे पहले वृत्त बनाना है। ये वृत्त बना लिया अपन ने, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु पर हम आप क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, जाने वाली मतलब स्पर्श बिंदु से, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो ये हमेशा लंब होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कल्पना करते हो इसकी, तो देखिए एक उभयनिष्ठ हो गया, दो कोण 90-90 डिग्री के हो गए, तो ये दोनों समरूप रहते हैं, तो ये क्या होता है? लंब होता है। तो आपको सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा लंब माना जाता है, और ये इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक प्रमेय है, ये आपको मैंने समझा दी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। ये 10.1 प्रमेय है, 10.1 प्रमेय है। इसके बाद देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, तो आगे देखिए। अब देखिए बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू, एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि जो ओ क्यू है वो कितना हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जो आपको है लंबाई ज्ञात करनी है, इसने बोला कि एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। तो आपने वृत्त बना लिया, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यानी आपको मानना क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या आपको दी है 5 सेंटीमीटर, वृत्त के अंदर त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद में उसने बोला है कि किसी स्पर्श रेखा के पी क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु ओ पर, मतलब ये जो पी क्यू स्पर्श रेखा है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अपन, कल्पना करते हैं ये कोई पी क्यू स्पर्श रेखा यहां से गुजरती है, कोई स्पर्श रेखा, मतलब क्या है कि यहां से जो स्पर्श रेखा गुजरती है, ये केंद्र O है, और कोई स्पर्श बिंदु क्या है उसने स्पष्ट दे रखा है, स्पर्श बिंदु कोई पी क्यू केंद्र से जाने वाली, मतलब पी क्यू एक रेखा, पी क्यू रेखा लेनी है आपको। कौन सी रेखा लेनी है? पी और क्यू, ये रेखा क्या होगी? पी और क्यू हो गई, इसे रेखा को अपन बोलेंगे पी क्यू। अब क्यू बिंदु इस तरह से स्थित है, मतलब क्यू इस टाइप से स्थित है कि उसकी ओ क्यू, यानी ओ और क्यू की जो दूरी है वो है 12, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, यानी ये जो दूरी गई दी है ये 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्याएं वृत्त की सभी बराबर होती है, तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने बताया था 10.1 प्रमेय में कि हमेशा स्पर्श रेखा द्वारा खींचे गए लंब में हमेशा 90 डिग्री का यानी लंब होता है, तो 90 डिग्री का कौन बनाएगी? तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू या ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में देखिए ओ और पी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी दिया है वो लिख देंगे। और ओ क्यू भी आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसने बताया है कि पी और क्यू ज्ञात करना है, पी और क्यू ज्ञात करना है। मैंने आपको बता देता हूं कि तीसरी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इस तरह से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पाइथागोरस है जो तीसरी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। और इसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने कर्ण है, तो आपको स्पष्ट यही फॉर्मूला लगाना है। कर्ण आपका क्या हो गया? ओ क्यू, ओ क्यू की पावर कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार, जो भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, पी ओ की स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर। तो आपको ये 12 दिया गया तो 12 की स्क्वायर करेंगे बराबर ओपी आपको 5 दिया है तो 5 की स्क्वायर करेंगे, पी क्यू स्क्वायर करेंगे, 5 की स्क्वायर कर लेंगे। 12 दिया है 12 की स्क्वायर कर लेंगे, और 5 दिया 5 की स्क्वायर कर लेंगे बाद में। ये देखिए 12 की स्क्वायर होती है 144 144, और 5 की स्क्वायर होती है 25 प्लस पी और क्यू की पावर। देखिए इधर प्लस में होता है, आगे जाके किस में होता है? माइनस के अंदर। तो क्या हो गया? 144 में से घटा देंगे 25, यहाँ पे क्या बच गया? आपको पी क्यू ज्ञात करना है, क्यू की पावर है, पी क्यू की पावर हटाएंगे तो यहाँ पे बच गया 119। अब पी क्यू की अगर पावर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? रूट। अतः इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आता है तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, या उसकी सप्रस रेखा की लंबाई ज्ञात, किस पे क्या बनता है? ये दोनों दे दिया जाता है, त्रिज्या ज्ञात करने का बोल सकता है। अगर ये देके ये ज्ञात करने का बोल सकता है, ये नहीं देकर ये दोनों देकर ये ज्ञात करने का बोल सकता है। ये ज्ञात करना तो आपको सिखाई दिया है, ये ज्ञात करना भी बोल सकता है। तो आप कभी घबराएं नहीं, यही फॉर्मूला लगाएंगे त्रिकोण मतलब कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर प्लस है लंब की स्क्वायर, ये लगाकर आप कोई सी भी तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अब देखिए बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, एक दूसरा क्वेश्चन पहले आपको मैंने करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु ए से मतलब एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से, मतलब एक जो बिंदु ए है वो वृत्त के केंद्र से। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, ये वृत्त बनाया अपन ने, और ये जो बिंदु ए है ना वो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर बिंदु ए लगा लेते हैं, और वृत्त के बाहर कोई 5 मीटर दूरी पर स्थित है। ये वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर स्थित कर दिया अपन ने। तो ये जो बिंदु है वो है 5 मीटर की दूरी पर स्थित। तो ये कितनी दूरी होगी? 5 मीटर। सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर सप्रस रेखा की लंबाई, तो मतलब उसने दिया है कि वृत्त के ऊपर सप्रस रेखा की लंबाई, यहां से सप्रस खींच दे, यहां से खींच दे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खींच दे, लेकिन इस बिंदु से होकर जरूर गुजरनी चाहिए। तो वृत्त पर सप्रस रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 4 मीटर। वृत्त पर सप्रस रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर सप्रस रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त सप्रस रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर सप्रस रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ये जो त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये जो सप्रस रेखा वह सप्रस बिंदु है त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का। तो त्रिभुज कोई बिंदु ए है, कोई वृत्त का केंद्र ओ दिया गया, और कोई सप्रस रेखा आप मान ले बी, ए बी सप्रस रेखा है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में देखिए
ए बी और ओ। कोण बी जो है वो है आपको 90 डिग्री दिया गया है। कोण बी बराबर आपको दिया 90 डिग्री। आपको ए बी भुजा की लंबाई यानी सप्रस ए बी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है। 4 संप्रस रेखा है और 4 सप्रस रेखा बता दी 4 सेंटीमीटर है। और केंद्र के बिंदु ओ ए की जो दूरी दी थी वो आपको है 5 सेंटीमीटर। और आपको त्रिज्या ओ बी ज्ञात करनी है। त्रिज्या ओ बी जिसे आप ब्रैकेट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करना है आपको? वृत्त की जो है वो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ओ बी है वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कर्ण की स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, मतलब आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तीसरी भुजा ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर होता है। आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। लंब आपको माना जाता है त्रिज्या, लंब क्या माना जाती है? त्रिज्या। जो ओ बी है वो आपको क्या करना होता है? ज्ञात करनी है। तो इसको लिखने का तरीका, एक ओ बी ज्ञात करने का एक शॉर्टकट तरीका, मैं पहले से फॉर्मूले को चेंज करके लिख देता हूँ। देखिए कर्ण आपको दिया है, लंब आपको ज्ञात करना है, आधार इधर प्लस में आके जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। तो देखिए लंब आपने ओ बी ले रखा है, लंब आपने ओ बी ले रखा है और ओ बी की पावर है। मैंने कहा था कर्ण जो है, कर्ण वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ओ ए है, ओ ए की पावर करें और माइनस, मैंने यही बताया था कि ये प्लस में आ जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। तो आधार क्या है आपका? ओ ए बी है। आधार क्या है? ए बी की पावर है। समझ में आया कुछ फॉर्मूला? मतलब फॉर्मूले का लिखने का तरीका सीधा फॉर्मूला ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में ज्यादा जल्दी आए। आपको आधार ज्ञात करना है, आपको लंब ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, लंब की स्क्वायर बराबर होता है कर्ण में से किसको घटाना होता है? आधार। कर्ण में से किसको घटाना होता है? कर्ण माइनस आधार। और देखिए लंब ज्ञात करने का तरीका तो ये है, अगर यहाँ पे आधार लिखते तो यहाँ पे लंब आ जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। अब देखिए ओ बी आपको ज्ञात करना है, ओ बी आपके पास है नहीं तो सब जगह ओ बी चलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें ओ ए का मान आप देखिए, ओ ए की जगह आप 5 रख सकते हो। तो ओ ए की जगह आप 5 रख रहे हो, इसकी ओ ए की सिर्फ ओ ए की जगह 5 रखा है, 5 रख दिया, इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर लगा, फिर माइनस का निशान लगा दें। ओ ए बी की जगह आप 4 रख सकते हो और इसके ऊपर क्या है? पावर है, लगा दें। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 होता है 25, फिर माइनस का निशान है, 4 × 4 होता है 16, 4 × 4 क्या होता है? 16, ठीक है। तो 16 हो गया। अब यहाँ मैंने कहा ना ओ बी ही चलेगा, तो ओ बी लगा दें, ओ बी की पावर 16 घटाएंगे, 16 घटाने के बाद 25 में से 16 घटाएंगे, उसके बाद बचता है 9। कितना बचता है? 9। और ओ बी की पावर हो गई यहाँ पे, ओ बी की अगर पावर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? रूट। किसके ऊपर लगाएंगे? 9 के ऊपर हम रूट लगाएंगे, ओ बी आ जाएगा। और 9 का रूट हमेशा कितना होता है? 3 होता है। तो ओ बी जो आपने ज्ञात किया है वो हो गया 3 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। और इससे ज्यादा ध्यान रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।